दहेज केस में जितना ज़्यादा ज़रूरी एक पत्नी का क्रॉस होता है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एक पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ का क्रॉस, जिसने कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल की होती है, केस को इन्वेस्टिगेट किया होता है। अगर आपने सही तरीके से आईओ का क्रॉस किया तो भी आप केस जीत सकते हैं, क्योंकि केस जीतने का आधार सिर्फ ये नहीं होता है कि पत्नी ने कोर्ट में झूठ बोला, हमने ये साबित किया और हम केस जीत गए। अगर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है 490 के केस में, तो इस बेस पर भी केस जीते जा सकते हैं, और मोस्टली केस इसी बेस पर जीते जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक आईओ का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्रॉस कैसे करें, उससे क्या क्या क्वेश्चन हम पुट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। सबसे पहले आप ये जानिए कि आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता क्या है। देखिए, जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, उस एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उसमें इंक्वायरी करनी होती है। उस इंक्वायरी को करने के लिए एक पुलिस वाले को अपॉइंट किया जाता है, जो नॉर्मली एसआई रैंक का होता है। उसको बोलते हैं हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि आईओ। शॉर्ट फॉर्म में इसको आईओ कहकर हम संबोधित करते हैं। आईओ का काम होता है केस को इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब एफआईआर रजिस्टर होगी है, इस एफआईआर में जांच करना कि जांच के अंदर क्या आता है, किस किस के खिलाफ केस बनता है, किस नए लोगों को मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, या किसी का नाम गलत दिया हुआ है तो मैं उस नाम को हटा सकता हूं। पूरे केस की जांच करना, गवाहों की जांच करना, सबूतों की जांच करना, और उनके लिए एक रिकॉर्ड बनाना, और रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर जब वो रिकॉर्ड बन जाता है, सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, उनको इकट्ठा करके एक एफआईआर के साथ साथ उनको लगा करके साथ में उसमें अपने लिखना भी पड़ता है कि मैंने क्या जांच की है। तब हमारी बनती है चार्जशीट, और उस चार्जशीट को वो फाइल करता है कोर्ट में। तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अगर हमने कोर्ट में ये साबित किया कि इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सही तरीके से जांच नहीं की है, तो भी हम केस जीत जाएंगे। क्योंकि देखिए, केस के 3 स्तंभ हैं। एक कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेंट की है, जो कि वाइफ है। दूसरा होता अक्यूज, जिसके खिलाफ केस है। नॉर्मली इन दो के खिलाफ ही केस होता है, आपस में ये लोग ही केस करते हैं। लेकिन अगर कोई क्राइम हमने स्टेट के खिलाफ किया है, मतलब कि उस राज्य के खिलाफ किया है, तो उसमें स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है, पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके इसमें एफआईआर रजिस्टर करके चार्जशीट फाइल करती है। मतलब कि हमने जो क्राइम किया, ठीक है, पत्नी के खिलाफ किया, लेकिन हमने स्टेट का भी रूल तोड़ा है, इसलिए स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब अगर स्टेट एफआईआर रजिस्टर करती है और वही सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, तो उस बेस पर भी केस जीता जा सकता है, बेशक पत्नी कुछ भी कहती हो। पत्नी को अगर हम झूठा नहीं साबित कर पाए, अगर हम ये साबित कर पाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं हुई है, तो भी केस हम जीत सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। जब भी आईओ का क्रॉस करना हो, सबसे पहले आप उससे ये पूछे कि भी ये जो कंप्लेंट है वाइफ ने लिखी है, ये आपके पास कैसे आई। नॉर्मली वाइफ अगर कंप्लेंट करती है तो डायरेक्ट वीमेन सेल में करते हैं। 490 की कंप्लेंट ऐसी की जाती है, वहाँ से जाने के बाद अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो थाने में कंप्लेंट की कॉपी आती है, इसके बाद उस पर एफआईआर रजिस्टर की जाती है। लेकिन कई बार लड़कियां क्या करती है, पत्नियां डायरेक्ट पुलिस स्टेशन भी चली जाती है। तो अगर पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट लिखी गई और वहाँ से वीमेन सेल को ट्रांसफर हुई है, या उसी पुलिस स्टेशन में वीमेन सेल है, तो आप उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पुट करना है। इसी से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि पत्नी का क्रॉस कैसे करें। उसी में कुछ क्वेश्चन जो हमने पत्नी से पुट किए हुए हैं, वही हम आईओ से पुट करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का क्रॉस आ जाता है कि दोनों के बीच में क्या झूठ है, क्या सच है। पत्नी ने कुछ कहा है, आईओ ने कुछ कहा है। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप जाकर के उसको देख सकते हैं। जैसे आप पत्नी से क्वेश्चन पुट करते हैं कि भाई ये कंप्लेंट आपने कहाँ लिखी, पत्नी कहेगी भाई मैंने पुलिस स्टेशन में लिखी। हमने पत्नी से पूछा हुआ है कि भाई उस वक्त कौन कौन लोग थे। पत्नी ने कहा कि भाई उस वक्त मेरा पति था, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, वो आया हुआ था, और साथ में मैंने अपने घर वालों से अपने पिता को बुलाया हुआ था। अब अगर आईओ से पूछते हैं, आईओ कहता है कि हाँ उसके घर वाले थे, भाई उसका पिता भी खड़ा था, उसका भाई भी खड़ा था, ऐसा भी बोल देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आईओ के पास बहुत सारे केस होते हैं, वे कई बार भूल भी जाते हैं कि भाई किस केस में क्या बोलना है, क्या नहीं कहना है। साथ में बातें भी पुरानी हुई होती है, ध्यान भी नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, तो वो आपके काम आती है कि भाई वाइफ ने तो कहा था इतने लोग हैं, और आईओ कह रहा कि इतने लोग हैं, या वाइफ ने ज़्यादा बताए थे, आईओ ने कम बताए, तो वे सारे के सारे आपस में क्रॉस हो जाते हैं कि कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। तो वाइफ झूठ बोल रही है, आईओ झूठ बोल रहा है, उसका फ़ायदा हस्बैंड को मिलता है। इसी प्रकार से अब आगे क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, आपके पास कंप्लेंट आई, आपने एफआईआर रजिस्टर की। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती है कि भाई एफआईआर किसने टाइप की है, किसने लिखी, साथ में जब कंप्लेंट ली तो उसने किसने रजिस्टर किया, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वे जो वैसे क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें उन चीज़ों की जरूरत होती है, इसमें जरूरत नहीं होती है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग।
पत्नी ने इसमें आरोप लगाए हैं, भाई उससे डाउरी की डिमांड की गई, आपने इसके रिगार्डिंग क्या इन्वेस्टिगेशन की? आयोग कहता भाई मैंने इसमें पूछताछ की। भाई आपने इसमें पूछताछ की हुई है सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर से। नॉर्मली अगर आईओ इसके अंदर विटनेस बनाता है तो वाइफ को बनाता है, उसके पेरेंट्स को, उसके भाइयों को, ऐसे बना देता है। लेकिन आपने देखा हो कभी भी वो हस्बैंड की तरफ से किसी को विटनेस नहीं बनाता, जैसे उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्तेदारों को। तो पूछते भाई इसमें पत्नी कहाँ रहती थी? बोले भाई पति के घर। तो आपने वहाँ जाकर पड़ोस में इन्वेस्टिगेशन की, आपने किसी पूछताछ की? तो आइए नॉर्मली इसके अंदर जवाब देते हैं कि भी हम गए थे, हमने पूछताछ की थी, लेकिन किसी ने विटनेस बनने से मना कर दिया। आपको कहना आप झूठ बोल रहे हो, आप कभी वहाँ गए ही नहीं, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की होती तो वे लोग इसके अंदर विटनेस होते। नॉर्मली आईओ को पता ही नहीं होता क्योंकि उसने कभी जाकर पूछताछ की ही नहीं होती, कोई भी आईओ बोलेगा भी नहीं। और वैसे भी अगर किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पड़ोस में जाकर पूछताछ की तो नॉर्मली हस्बैंड वहाँ रहता है तो उसी के फेवर में लोग बोलेंगे। अब उनको विटनेस बनाकर उसको केस थोड़े ख़राब करना है, वो कभी विटनेस बनाएगा ही नहीं, कभी आपने किसी केस में देखा ही नहीं होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन ही पुट करना है कि भाई आपने कभी कोई पड़ोस में जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने ऐसे ही चार्जशीट फाइल कर दी। दूसरा मुद्दा ये उठता है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पॉट पर गए थे तो कब कब गए थे? हालांकि ये ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को स्पॉट पर जाना ही होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना ही होता है। तो वो झूठ मूठ ही बोलेगा, हाँ मैं गया था, या फिर किस डेट को गया मुझे ध्यान नहीं है। आप कहेंगे भाई आपने अपनी चार्जशीट में तो कहीं लिखी नहीं है कोई डेट, आप कभी गए ही नहीं है। नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाते भी नहीं है, पास की जगह है तो चलो चले भी जाते हैं, दूर की जगह में तो जाते भी नहीं है। अगर कोई दूर की जगह है तो आप उसके लिए जरूर पूछिएगा भाई आप किस डेट को गए, कब गए। अगर आप गए नहीं तो आपने इन्वेस्टिगेशन कुछ की नहीं, क्योंकि मेन स्पॉट क्या है? मेन स्पॉट वो है जहाँ पर ये भाई पत्नी जहाँ रहती थी, जहाँ पर उसके साथ गलत दुर्व्यवहार हुआ। तो जिस जगह ये घटना घटित हुई है उस घटना के लिए उस स्पॉट पर तो जाना ही पड़ेगा। अब आईओ नॉर्मली वहाँ पर जाते ही नहीं है। अब जाते नहीं है तो कोई इन्वेस्टिगेशन होती भी नहीं है, लेकिन हमको तो उसी मुद्दे को लेकर आना है कि आप वहाँ स्पॉट पर गए ही नहीं। अब वो कहता है मैं गया था, तो ठीक है भाई। अगर कोई पुलिस वाला स्पॉट पर जाता है तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी होती है कि वो जो पुलिस स्टेशन का रजिस्टर होता है रोज नाम से, उसमें एंट्री करता है कि भाई आज मैं इस जगह जा रहा हूँ, और आने के बाद भी लगता है कि हाँ भाई मैं इस जगह से इतने बजे वापस आया हूँ। अगर कोई दूर की जगह जाते हैं तो उसके लिए स्पेशल उनको अलाउंस मिलते हैं, ट्रेन से जाते हैं या फिर बाई रोड जाते हैं उसके लिए उनको पैसे भी मिलते हैं गवर्नमेंट से, तो उसके लिए वे क्लेम करते हैं। तो आप उस चीज़ के भी रिगार्डिंग पूछेंगे भाई आप किस जगह पर गए थे, तो फिर आप कैसे गए, गाड़ी से गए या ट्रेन से गए, उसका अलाउंस आपको मिला तो आप मुझे रिकॉर्ड दिखाइए। तो यहाँ आईओ फंस जाता है। पास में है तो इन चीज़ों की क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। अगर कोई दूर रहता है तो क्वेश्चन पुट कीजिए, उसका जवाब उनको या तो मिलेगा ही नहीं, आईओ चुप रहेगा, या ध्यान नहीं है। अगर वो कहे कि हाँ मैं गया था तो आप इसमें कहते ठीक है भाई नेक्स्ट डेट पर आप रिकॉर्ड ले आइएगा, वो वहीं फंस जाएगा। रिकॉर्ड आएगा नहीं, आना का नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा भी आईओ जानबूझकर नहीं दे रहा, वो कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए गया नहीं। इसी बेस पर सिर्फ आप केस जीत सकते हैं, सिर्फ इसी बेस पर भी। अब नेक्स्ट आता है कि भाई आईओ ने आगे इसके अंदर जैसे पत्नी कहती है भाई मुझसे डिमांड की गई, आप उसी से पूछ लीजिए भाई ये वाइफ ने इसमें डिमांड की बात की तो कितने पैसों की डिमांड की गई थी। अब उस इतनी फाइल कोई पढ़ता भी नहीं है। अगर उसने अमाउंट बता भी दिया तो भाई ये अमाउंट की जगह आप उससे डिमांड किया गया, तो आपने इसके रिगार्डिंग क्या इन्वेस्टिगेशन की? वो वही बात कहे भाई मैंने पूछताछ की, भाई आपने कोई पूछताछ की ही नहीं है। पत्नी की स्त्रीधन की बात आती है, आपने इसके अंदर सेक्शन 406 लगाया हुआ है स्त्रीधन के रिगार्डिंग। अगर ऑलरेडी वाइफ ने अपना स्त्रीधन नहीं लिया तो आप पूछेंगे भाई स्त्रीधन इसके अंदर कहाँ है? वो कहेगा भाई हस्बैंड के पास है। आपने उसको कोई नोटिस दिया कि आप इसका स्त्रीधन लौटाओ, जबकि वो देने के लिए तैयार था? अब उसमें कहेगा हाँ मैंने कहा था, कहाँ क्या? नोटिस देना होता है, खाली ओरली बोलने से थोड़े होता है। कभी कुछ दिया होता तो रिकॉर्ड पर होता, रिकॉर्ड पे है ही नहीं तो मतलब दिया ही नहीं। भाई आप इसमें 406 लगा रहे हैं तो आप उससे सामान भी तो ले सकते हैं, आप दिखाइए फाइल में। और जब भी आपको क्रॉस करना है तो ओरिजिनल फाइल लेके बैठना है, कोर्ट की फाइल, और उसको दिखाओ सामने, लो जी देखो बताओ इसके अंदर आपने कहाँ पर हस्बैंड को नोटिस दिया हुआ है। वो कहेगा नहीं इसमें नहीं है, मतलब आपने दिया ही नहीं। अगर ऑलरेडी हस्बैंड ने सारा सामान दे दिया है, पत्नी को वापस लौटा दिया है, इसके बाद भी 406 लगी हो तो नॉर्मली आईओ लगा भी देते हैं क्योंकि वे ज्वेलरी के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी ये सही बात है ना कि हस्बैंड ने सारा सामान दे दिया है और यहाँ पर जो सामान है वो आपने ऐसे रिसीव भी किया था और आपने पत्नी को दिया, बोला हाँ जी ठीक है। फिर आपने 406 को लगा भी ज्वेलरी के लिए,
ज्वेलरी के रिगार्डिंग आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ज्वेलरी पति के पास ही है? छोटी सी चीज़ है, कोई भी जेब में डालकर निकल सकता है, वहाँ पर फंसेगा नहीं। पत्नी ने बयान दिए, मतलब ये हीर से ही एविडेंस है ना, मतलब सुनी सुनाई बातें हैं ना। आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि ये ज्वेलरी हस्बैंड के पास ही है? नहीं, उसका जवाब ही आएगा कि भी कोई ऐसा प्रूफ ही नहीं है। वही आप केस जीत गए ज्वेलरी के रिगार्डिंग, क्योंकि ज्वेलरी इतनी छोटी चीज़ है, उसका कुछ सबूत बन ही नहीं सकता। तब आप उसे क्वेश्चन पुट करेंगे, आपने पत्नी की खुद के लोकर चेक किए हैं? पत्नी के खुद के घर में तलाशी ली है कि ज्वेलरी उसके पास रखी है नहीं रखी है? उसका जवाब नहीं होगा। तो ज्वेलरी के केस को ऐसे पुट करना। आप ये देख लीजिए, आपको हर वो चीज़ जो पत्नी ने लिखी हुई हमारे खिलाफ, उसको झूठा साबित करना है कि इस मुद्दे पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई मतलब कि वो मुद्दा झूठा है। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो सच सामने नहीं आया। जब कोर्ट के सामने सच आएगा नहीं तो कोर्ट उसमें डिसीजन क्या देगी? हमको सिर्फ इतनी सी बात को साबित करना है और इसी को धुरी बनाते हुए हर क्वेश्चन को पुट करना है। जैसे नक्शा मौका, जैसे इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाई हुई, मैंने उसको आपको बोला था, उसमें मैंने पत्नी से पूछा हुआ था कि भी ये जो नक्शा मौका बना है जहाँ ये स्पोर्ट है, वो नक्शा मौका में आईओ आपके साथ उस जगह गया था नहीं गया था? पत्नी ने नॉर्मली मनाई किया होता है कि मेरे साथ वहाँ नहीं गया, ना ही मुझे बुलाया। तो हम आईओ से पूछते हैं कि भाई ये नक्शा मौका आपने कहाँ बनाया? बोला जी ऑन द स्पॉट बनाया। ही जवाब ही मिलेगा, कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने थाने बैठ के बनाया। तो पत्नी साथ गई थी? बोला हाँ जी। कौन कौन लोग थे? उसके फैमिली मेम्बर थे। भाई पत्नी ने तो अपने स्टेटमेंट में कहा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले क्रॉस होता है वाइफ का, आईओ का बाद में होता है। उसी वक्त ही फाइल से निकालो और दिखाओ, उसको कन्फर्म कराओ कि देखिए वाइफ ने तो मना किया हुआ कि भी मैं कभी आयु के साथ स्पोर्ट पर अपने ससुराल में गई नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैंने पत्नी के सामने बनाया। फिर ये झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हो? उसी वक्त उसका दिमाग घूम जाएगा। और इन्हीं पॉइंटों को आपको पकड़ना है, क्योंकि आईओ के पास केस बहुत होते हैं। वो पत्नी की फाइल को पढ़ेगा भी नहीं, और किसी ने पढ़ी भी हो तो इतना ध्यान रहता भी नहीं। और ये पॉइंट आते ही आते पकड़ में, मतलब ये समझ लीजिए कि 99% ये चीज़ें पकड़ में आई जाती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हस्बैंड के जीतने के रेशो ज़्यादा है, वजह यही है। पुलिस अगर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, तरीके से केस बनाए, तो नॉर्मली तो पत्नियों के केस ही फर्जी मिलेंगे। अगर कोई केस बनेगा भी तो पति को सज़ा ज़रूर होगी, लेकिन वे प्रॉपर किसी भी केस में कुछ नहीं करते, इसलिए हस्बैंड नॉर्मली बरी हो जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट एविडेंस पे आते हैं। अब वाइफ कहती है भी हमने शादी में 50 लाख रुपए खर्च किया, 10-20 लाख रुपए हमने ऐसे ही कैश दिया, ये दिया वो दिया। तो आप उसमें क्वेश्चन पुट करेंगे, भाई आपने इस केस में इन्वेस्टिगेशन किया कि पत्नी ने इतना पैसा कहाँ से खर्च किया, कहाँ से आया? भाई वो कहती है मेरे पिता ने खर्च किया, तो आपने पिता के अकाउंट की जांच की? आपने पता किया इस पैसे का सोर्स क्या था? आपने बिलों की जांच की? आपने देखा कि भी खाने में या फिर ये सामान देने में, या जो ये बिल उन्हें लगाए हुए हैं कोई, ये बिल फर्जी है या सही है? तो वो वहीं पर ही घूम जाएगा, जवाब ना ही आएगा। हाँ, वैसे कई बार कहते हैं कि हाँ मैंने की है। अभी की है तो क्या की है बताइए? पत्नी कहती है 50 लाख रुपए शादी में खर्च हुआ, बताइए 50 लाख रुपए कैसे खर्च हुआ? उसका जवाब वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि 50 लाख का हिसाब कौन दे? जब पत्नी नहीं दे पाई, उसका पिता नहीं दे पाया, तो आईओ क्या देगा? और होता भी नहीं है। पत्नी कहती है कि हमने भी इतना पैसा इनको कैश दिया, 10 लाख रुपीज़ इनको कैश दिया हमने शादी में डावरी के लिए। तो भाई आपने इन्वेस्टिगेशन की, वो 10 लाख रुपीज़ कब, किसको, कहाँ दिया गया और कहाँ से आया? क्योंकि सारे केस का बेस तो डावरी डिमांड है ना। 498 सेक्शन क्या है? डावरी डिमांड। तो डावरी के रिगार्डिंग आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की? उसका जवाब जीरो, क्योंकि सारे केस का बेस ही वही है, उसी सेक्शन के बेस पर बाकी सेक्शन ऐड हुए हैं, तो वहीं पर वो एकदम जीरो। तो आपको यही इस टाइप से क्वेश्चन पुट करने हैं कि आपने भाई अगर इतना पैसा खर्च किया है, 5 लाख रुपए नॉर्मली एक इंसान की लिमिट है कि 5 लाख रुपए तक वो कमा के स्पेंड कर सकता है, उसके ज़्यादा वो कुछ करता है तो उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। आपने इस चीज़ के रिगार्डिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, उनको बताया कि भाई इस इंसान ने इतना पैसा खर्च किया हुआ, ये अपने मुंह से कह रहा है, पत्नी कह रही है, उसका पिता कह रहा है, पत्नी अपने पिता के लिए कह रही है। आपने इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की, कुछ आपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि भाई आप आइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर इंक्वायरी कीजिए, उनको लेटर लिखा, आपने खुद इंक्वायरी की, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसका जवाब जीरो ही होगा, क्योंकि ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं होती है। ये सारे क्वेश्चन है जो आपको सीरियल वाइज उससे पूछने हैं। पत्नी कहती है कि भाई उसको मारा पीटा गया, ठीक है, आपने इसमें 323 लगाई हुई है, इसमें मेडिकल है कोई? नहीं है।
जब मेडिकल लिए तो आपने 323 सेक्शन कैसे ऐड किया? अब उसके अंदर वो जवाब नहीं दे पाएगा कि पत्नी ने कहा था। मतलब आपने सिर्फ पत्नी के कहने पर ही इसके अंदर ये सेक्शन ऐड कर दिया, सब कुछ कर दिया, सिर्फ कहने पर ही किया ना उसमें। हाँ भी मैंने पत्नी के कहने पर किया। क्या सिर्फ एक इंसान के कहने पर ही अगर इन्वेस्टिगेशन करके ये लिख देना ही इन्वेस्टिगेशन होता है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ? आपको अपॉइंट किस लिए किया गया? आपको सच झूठ जानना होता है कि पत्नी सच बोली या नहीं बोली। सबसे पहले तो आप जो कंप्लेंट करता है उसी की जांच करते हैं कि वो सच्चा है या झूठा है, बाकी चीज़ तो बाद में होती है। आपने जांच की कि पत्नी सच बोली है या झूठ बोल रही है? क्योंकि हाँ मैंने जांच की तो फिर 323 आपने किस बेस पर लगाया? सिर्फ उसके सुनने के बेस पर। पत्नी कहती है कि भी उससे पैसों की डिमांड की गई या किसी सामान की डिमांड की गई, फिर वो बाद में कंप्लीट की गई। आप आइए उससे क्वेश्चन पुट कीजिए, भाई ये जो डिमांड है कब की गई थी, किसके सामने की गई थी, कब पूरी की आपने इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन की, आपने पता किया कि पत्नी कहती है भाई इतने पैसों की डिमांड की या फिर कार की डिमांड की, बाइक की डिमांड की, जब मेरा बेटा हुआ तब ये डिमांड कंप्लीट की गई, उन्होंने दिया। आपने इस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ इन्वेस्टिगेशन की? नहीं ली होगी, जीरो ही आएगा उसका कोई। हाँ वो हुआ था, उन्होंने कहा था, मैंने उसके रिगार्डिंग लिखा था। भाई आपने पता किया कि उन्होंने अपनी खुशी से दिया या डिमांड करने पर दिया। आपने इसकी जांच किस प्रकार से की कि भाई ये जो बाद में पत्नी कह रही है ये सच में डिमांड कंप्लीट भी की गई है या नहीं की गई है? कोई बाइक स्कूटर दिया गया, कोई सामान दिया गया तो अलग बात है। अगर पैसा दिया गया तो आपने जांच की ये पैसा दिया भी गया है या नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो भाई अपनी खुशी से दिया है पत्नी वालों ने या फिर उनसे ज़बरदस्ती लिया गया? आपने इसकी जांच की? नॉर्मली जांच की नहीं होती है। भाई इसके रिगार्डिंग क्या सबूत है इस फाइल के अंदर जो आपने लगाया? सिर्फ यही कि पत्नी ने बयान दिया, सिर्फ इसी बेस पर यही चीज़ आ जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप पुट कीजिए, स्त्री धन की लिस्ट। पत्नी ने जो ये लिस्ट बनाई हुई इतने सारे सामान की, इसमें जो सारा सामान लिखा हो भाई ये फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी जो भी कुछ है, इन बिलों की जांच की आपने? ये बिल असली है या नकली है? आप वहाँ पर गए थे तो नॉर्मली कहते हैं हाँ जी मैं गया था। गए थे तो उन लोगों के बयान का है? भाई आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसकी 161 की स्टेटमेंट भी तो लेते हैं। फाइल में है कोई स्टेटमेंट कि हाँ भाई ये एसी मेरी दुकान से खरीदा गया, ये बिल मेरा है, या ये ज्वेलरी मेरी दुकान से खरीदी गई, ये मेरी अपनी है? आपने कहीं होती नहीं स्टेटमेंट। इतनी स्टेटमेंट भरेगा भी कौन? एक बार एक केस में क्या हुआ, आईओ ने ज़्यादा शाणा बन करके जितने भी बिल थे वाइफ के सारे वेरीफाई कर लिए और उसमें सभी दुकानदारों की स्टेटमेंट लगा दी। तो मैं कहा यार ये अच्छी परेशानी खड़ी की आईओ ने, मतलब कि जितने से बिल सारे के सारे उसने ऐसे कर दिए वेरीफाई। इसका मतलब केस थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनाया है चिढ़ करके। मैं कोई बात नहीं, आईओ का जब क्रोश है मैंने पूछा भाई आपने ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है दुकानदारों की कि हाँ भाई ये सामान ये एसी है या ये बेड है ये हमारे पास से गया हुआ, ठीक है? बोला हाँ जी, बिल भी आपने वेरीफाई किया। आपने ये पता किया कि ये जीएसटी उन्होंने भरा है नहीं भरा है? उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? बताइए, दिखाइए। नहीं वो मैंने चेक किया। चेक तो किया भाई, लेकिन कोर्ट को थोड़े चेक किया, बताओगे? पेपर भी तो लगा उसके अंदर, बिल के साथ कहाँ पेपर? मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपने फेक बिल लगाए हुए हैं, इसका कोई जीएसटी पे नहीं है। और जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप टैक्स पे नहीं करते उस चीज़ की कोई रिकवरी नहीं हो सकती, उसके रिगार्डिंग कोई भी क्लेम नहीं किया जा सकता है। आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की, आप दुकानदार के पास गए नहीं, आपने ऐसे बैठे बैठ के ये चीज़ें बना दी, आपने फ़ोन पे पूछ करके बनाई है। अगर आप दुकानदार के पास जाते तो इसका जीएसटी का रिकॉर्ड भी इसका अटैच करते। इसके बाद चलो आईओ का हो गया था क्रॉस। इसके बाद आना था जो इतने भी दुकानदार थे उन सबको बुलाने। कोर्ट ने सोचा इतने सारे लोगों को कौन बुलाएगा। उन्होंने मुझसे कहा जस कि वकील साहब ऐसा करते हैं इन सबको ड्रॉप करते हैं। मैंने मना कहा नहीं, ड्रॉप नहीं करूँगा, आप सबको बुलाइए। उन सबसे भी ये क्वेश्चन पूछ के भाई अपने अपने जीएसटी के रिकॉर्ड ले आओ। अब जीएसटी रिकॉर्ड कौन लेकर आए? टैक्स कहाँ से लेकर आए? भरा हो तो लेकर भी आए। वहीं पर ही आनाकानी होने लगी। मगर नहीं, इसका मतलब ये है कि आपने इस चीज़ का ये जो बिल है फर्जी है, आपने कोई जीएसटी पे नहीं किया हुआ, ऐसे ही काट के दिया हुआ है, इसकी कोई भी मान्यता नहीं है। इस तरह से उन चीज़ों को खारिज किया। तो कभी भी कहीं भी अगर ये ऐसी बिल वाली बात आ जाती है, नॉर्मली तो आईओ इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं है, हालांकि उनकी गलती है, उनका पार्ट है। लेकिन अगर आपके सामने कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए जहाँ इन्वेस्टिगेशन की हो तो ये वाला काम करना है। अगर नहीं की है तो क्वेश्चन पुट करना है कि भाई आपने किसी भी बिल को वेरीफाई नहीं किया। अब बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि पत्नी लिखती है, भाई कटोरी चम्मच गिलास हमने खरीदा हुआ है, पता नहीं क्या क्या, ये कपड़े, ये अगलियों के पिछलियों के, ये साड़ियाँ, भाई आपने इनको इन्वेस्टिगेट किया, पता किया ये खरीदी भी गई है नहीं खरीदी गई है, इनके बिल कहाँ हैं, इनका पैसे का सोर्स क्या था? तो आइए उसके लिए आनाकानी करें
कि नहीं मुझे ध्यान नहीं, मैंने किया था, मैंने पूछा था, उनके पास बिल नहीं थे। अरे बिल नहीं थे इसका मतलब ये चीज़ें झूठी हैं। और इस तरह से आपको उसके लिए सजेशन दे देना है और सजेशन करके ये साबित करना है कि ये चीज़ें थी ही नहीं, पत्नी ने कोई बिल नहीं दिया इन चीज़ों के रिगार्डिंग, तो मतलब ये चीज़ें सारी फर्जी थी। इस तरह से कह के इन चीज़ों को खारिज करना है। जैसे कि पत्नी को आईओ बुलाता है, उसके बयान लेता है। हमने वाइफ से भी पहले पूछा होता है कि भाई पुलिस ऑफिसर ने आपको कब कब बुलाया, कहाँ का बुलाया, आप अब उस मतलब उसके पुलिस स्टेशन गई थी या वो आपके घर आया था, कितनी बार आपके घर आया, कितनी बार उसने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया और आपके बयान कितनी बार लिए गए हैं। ऐसे हम आईओ से ही पूछते हैं कि भाई आपने वाइफ के बयान कहाँ लिए थे, घर पे लिए थे या पुलिस स्टेशन पे लिए थे। पुलिस स्टेशन में लिए थे तो वहाँ कौन कौन लोग थे, घर पर गए थे तो घर पर कौन कौन लोग थे। अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्रॉस चीज आ जाती है कि वाइफ ने कुछ और बोला, आईओ ने कुछ और बोला, उसी वक्त उसको पकड़ करके उसको कन्फ्रंट कराओ। पत्नी के जैसे मैंने बताया कि बयान पहले हो चुके होते हैं, उसके बयान उसी वक्त फाइल से निकालिए, ओरिजिनल से दिखाइए, भाई पत्नी तो ये बोला हुआ है कि मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, आप कह रहे हो मैं उसके घर गया था। अब अगर पत्नी कह रही है भी जब मेरे बयान लिए तो मेरे पिता और मेरा भाई साथ था, आप कह रहे हैं कि उसकी माँ भी साथ थी, या आप कह रहे हैं कि सिर्फ उसका भाई साथ था, तो फिर झूठ आप बोल रहे हैं या फिर पत्नी झूठ बोल रही है। फिर कहें मुझे ध्यान नहीं है, मुझे नहीं है, ध्यान नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आपने ये इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। कि आईओ ने कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है, वो किसी भी स्पॉट पर गया ही नहीं है, उसने सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन थाने में बैठ कर की हुई है और यही हमको साबित करना है। हमारे पूरे 498 के केस का निचोड़ ही यही है। हर सेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट करना है। जैसे कि 506 थ्रेटिंग, पत्नी कहती है मुझे धमकी दी, लेकिन धमकियों का कोई सबूत होता नहीं, ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं होता। हम कहेंगे भाई आपने किस बेस पर ये 506 थ्रेटिंग की ऐड की है। सिर्फ यही सुनकर कि पत्नी ने कहा है कि मुझे थ्रेटिंग की गई, तो कहे हाँ भी अगर कोई विक्टिम कहता है तो हम ऐड कर देते हैं। भाई ऐड तो कर देंगे, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है, सैलरी किस बात की मिलती है। आपकी ड्यूटी है इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना कि थ्रेटिंग हुई भी है या नहीं हुई थी। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं। इस तरह से इस बात का सजेशन देना है। कोई भी सेक्शन 313 ऐड किया है उसके रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन पुट करेंगे कि अबॉर्शन हुआ, उसके रिगार्डिंग भी यही है। और भी कोई एलिगेशन ऐसा लगाया जाता है उसके रिगार्डिंग। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी ने और फैमिली मेंबर्स का नाम लिया हुआ है, पति के अलावा देवर, जेठ, ससुर, सास, किसी और ने भी कोई बदतमीजी, आईओ ने उनके नाम निकाले हुए हैं, नॉर्मली निकाल भी देते हैं। आपको क्वेश्चन पुट करना है कि भाई ये सही है ना कि पत्नी ने सबके खिलाफ कंप्लेंट दी थी और आपने इन लोगों को इसके अंदर पार्टी नहीं बनाया। बोला हाँ। क्या उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला? वो कहेगा हाँ कुछ भी नहीं मिला, तो उसके मुंह से खुद आ गया निकल करके कि इनके खिलाफ कुछ मिला ही नहीं। मतलब ये साबित होता है कि पत्नी ने झूठ बोला। अब अगर आईओ ने पार्टी बनाया हुआ सबको कि भाई सास, ससुर, देवर, जेठ सभी को पार्टी बना दिया, तब आप क्वेश्चन पुट करेंगे कि भाई आपने किस बेस पर इनको पार्टी बनाया हुआ है। ससुर ने डिमांड की, सास ने डिमांड की, इसके रिगार्डिंग क्या सबूत है इसमें। देवर जेठ की जिनकी बात करिए जो कि दूर रहते हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन की कि वे कहाँ रहते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, वे उस समय वहाँ थे या नहीं थे। इस पार्ट को आपने कैसे इन्वेस्टिगेट किया। आप किस बेस पर कह रहे हो कि ये लोग भी इसके साथ इन्वॉल्व थे। हर चीज़ के रिगार्डिंग, हर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, हर पत्नी की स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, हर उसकी फैमिली मेंबर के रिगार्डिंग, हर वो सेक्शन जो उसके अंदर ऐड किया हुआ है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट करना कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कैसी की। नॉर्मली आईओ इसके अंदर आनाकानी करते हैं, बातें घुमाते हैं या झूठ बोलते हैं या कहते हैं याद नहीं है, ध्यान नहीं है, या फिर पत्नी ने कहा था इसलिए मैंने लिख दिया। नॉर्मली ऐसे ही बोल करके वे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। किसी आईओ को कोई सज़ा नहीं होती, किसी की नौकरी कहीं नहीं जाती है, पार्ट ऑफ ट्रायल है। ये नहीं है कि आईओ से इस क्वेश्चन पुट कर लिए तो उसके बाद उसकी नौकरी चली जाएगी, नहीं, कुछ भी नहीं होता है। वे भी ठीक रहते हैं, नॉर्मली केस खारिज हो जाते हैं, पति केस जीत जाता है, पत्नी के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं होता है। नॉर्मली चाहे तो हस्बैंड पुलिस के खिलाफ भी जा सकता है, वाइफ के खिलाफ भी जा सकता है कि भाई मैं केस जीत गया हूँ और उन्होंने मेरे साथ गलत किया और साथ में मेरे को हरेसमेंट हुई, मेरे को डैमेजेस कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन कोई हस्बैंड जाता भी नहीं है और यही रूटीन चलता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो इसमें बताने लायक वो है वो ये कि आपको प्रॉपर क्रॉस करना है। पूरे केस में जो जान होती है वो क्रॉस ही होती है। वकील की वकालत भी क्रॉस ही होती है, जिसको क्रॉस करना आता तरीके से दूसरे के मुंह से उगलवाना कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वही सच है और जो आपने किया वो सारा झूठ है, जो आपने बोला वो झूठ है या दूसरे ने जो बोला वो झूठ है। यही कलाकारी होती है। आपने अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया केस का,
चाहे पत्नी ने कुछ भी किया हो, चाहे केस के अंदर कैसी भी एलिगेशन हो, आप केस को जीत सकते हैं। आपको क्वेश्चन इसी तरह से करना है। वैसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि सबका पार्ट अलग अलग होता है। नॉर्मली और भी बहुत सारी चीज़ें होती है केस के अंदर, लेकिन वो सारी बताई भी नहीं जा सकती। दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको असिस्ट करेंगे। मीटिंग करनी है तो दिल्ली द्वारका कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या मेरे ऑफिस में मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।